हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस पेपर में हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जातियों का राजनीतिकरण। शॉर्ट वाले का 6 क्वेश्चन हो गया, 7वां है जातियों का राजनीतिकरण। अब जातियों के राजनीतिकरण का आंसर होगा भारत में राजनीति और जाति की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जाति न केवल सामाजिक पहचान का आधार है बल्कि राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व का प्रमुख साधन भी बन चुकी है। जाति का राजनीतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जातिगत पहचान का प्रयोग राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने और नीति निर्धारण को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। और इसकी परिभाषा में जाति का राजनीतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जाति आधारित पहचान को राजनीतिक हितों की प्राप्ति के लिए संगठित, सक्रिय और प्रयोग में लाया जाता है। परिभाषा एक एकदम सटीक जब मिल जाता है तो उतना पढ़ते ही पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसी पे नंबर मिल जाता है। और योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय राजनीति में जाति ने लोकतंत्र को मजबूत किया है, लेकिन राजनीति ने जाति को और मजबूत किया है। मुख्य भाग का पहला हेडिंग, स्वतंत्रता के बाद जाति और प्रतिनिधित्व। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई तो राजनीतिक दलों ने महसूस किया कि जाति समूहों को संगठित कर राजनीतिक समर्थन पाया जा सकता है। इससे जाति आधारित वोट बैंक की अवधारणा उभरी। सबसे पहले जाति की बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने की थी। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, उनके भले के लिए, उनकी भी स्वतंत्रता के लिए जाति आधारित राजनीति की बात की थी। उनका उद्देश्य वोट पाना या चुनाव जीतना नहीं था, वो सच में दलितों का उत्थान चाहते थे। लेकिन जब ओबीसी वाला वो लागू हुआ, आरक्षण मंडल आयोग के सिफारिश के बाद, तो तब से जाति आधारित राजनीति को बहुत ज़्यादा वो मिला। पहले भी था और बाद में यही है, मंडल आयोग और आरक्षण राजनीति। 1980 के दशक में मंडल आयोग ने सिफारिश कर पिछड़ी जातियों के राजनीतिकरण को गति दी। ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद जातिगत चेतना और राजनीतिक हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई। सपा, राजद, जदयू जैसे दल इसी लहर के परिणाम हैं, बसपा भी। और फिर दलों का जाति आधार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आधार यादव मुस्लिम, बहुजन समाजवादी पार्टी का दलित बहुजन वर्ग और भाजपा का उच्च जातियों व गैर यादव पिछड़ों पर आधारित रहा है। और इससे जातियों के अनुसार राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ। चुनावी रणनीतियों में जाति का प्रयोग। चुनावों में टिकट वितरण, प्रचार, भाषा और मुद्दों के चयन में जातिगत समीकरण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जाति सम्मेलन, बिरादरी बैठकें और जाति विशेष घोषणाएं आम चुनावी रणनीति बन गई हैं। उसके बाद 5वां हेडिंग है जाति के राजनीतिकरण के दुष्परिणाम। यद्यपि जाति के राजनीतिकरण से वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इससे समाज में विभाजन, तनाव और जातिवाद को बढ़ावा भी मिला। लोग अपने आप को सच में अलग महसूस करते हैं जब जाति आधारित राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो विकास और मुद्दा आधारित राजनीति कई बार जातीय गणनाओं के पीछे दब जाती है। निष्कर्ष, जाति का राजनीतिकरण भारतीय लोकतंत्र का यथार्थ है। यह वंचितों को सत्ता की मुख्य धारा में लाने का माध्यम बना, लेकिन इससे राजनीति में समूह आधारित संकीर्णता भी आई। तो भविष्य की राजनीति को इस चुनौती का सामना करते हुए समावेशी, विकासोन्मुख और मूल्य आधारित राजनीति को प्राथमिकता देनी होगी। भविष्य में जाति आधारित राजनीति जरूरी है, क्योंकि जो लोग जाति के आधार पर पिछड़े हुए हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं, आजीविका के साधन नहीं मिल रहे हैं, समाज में उचित दर्जा नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों की तरह वो खुद को स्वतंत्र नहीं महसूस कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है जाति आधारित राजनीति हो, पर उसका बेस बस इतना ही होना चाहिए कि वो विकासोन्मुख हो, उससे लोगों का विकास हो, उन्हें एक पहचान मिले, उन्हें समाज में सम्मान मिले। उसका आधार कभी भी लोगों को
तोड़ना नहीं होना चाहिए कि लोगों में अलगाव आए, लोग अपने आप को पिछड़ा महसूस करें या वो अपने हक के लिए इस संकीर्ण मानसिकता से लड़ें। ये नहीं होना चाहिए कभी भी जाति का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अनुच्छेद 15। ये 3 सवालों को एक ही में करके लिख दिया है। इसका परिचय देते हुए हम कहेंगे, भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव और सामाजिक विषमता व्याप्त रही है और विशेषकर अनुसूचित जनजातियाँ सामाजिक आर्थिक दृष्टि से शोषण और बहिष्करण का शिकार रही हैं। स्वतंत्रता से पहले से ही ये कुव्यवस्था भारत में रही है। अभी बहुत ज़्यादा सुधार है, पर कहीं कहीं अभी भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। ये बहुत दुखद है। भारतीय संविधान ने इन वर्गों को समानता, सुरक्षा एवं अवसरों की प्राप्ति हेतु विशेष प्रावधान किए हैं, जिसमें अनुच्छेद 15 एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस पर एक मूवी भी बना है। और प्रमुख परिभाषाएं, अनुसूचित जातियां, मतलब अभी तो तीनों एक ही में आया है, तो ऐसे लिख देने पे भी बहुत इफेक्टिव आंसर हो जाएगा। अलग अलग आता है तो वे जातियां जो परंपरागत रूप से अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का शिकार रही हैं। और अनुसूचित जनजातियां वे जनजातीय समूह जो ऐतिहासिक रूप से मुख्य धारा से अलग, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े और जंगल व पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। जैसे नागा लोग हैं और उधर थोड़े नॉर्थ ईस्ट के लोग इस तरह से रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी, मतलब जितने भी जनजातीय समूह होते हैं बेसिकली वो। अनुच्छेद 15 यह भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। और मुख्य भाग में हम पहला हेडिंग डालेंगे, मतलब आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, पर उन दोनों पे ज़्यादा लिखने लायक नहीं है। तो अनुच्छेद 15 का सार और उद्देश्य इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम लिखेंगे कि अनुच्छेद 15 और 15 1 और 2 राज्य अनुच्छेद 15 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, 15 1 15 2 ऐसे करके। तो पहला और दूसरा राज्य को ये बहुत एक्सप्लेन करके लिखा जा सकता है, पर वहाँ एक पेज में यही थोड़ी लिख के आना है, या लिखा भी जा सकता है हाँ, पर मैंने शॉर्ट में किया है। तो अनुच्छेद 15 1 और 2 राज्य को निर्देश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल उसकी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और 15 3 4 5 के तहत राज्य को पिछड़े वर्गों, विशेषकर SC ST के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति भी दी गई है कि राज्य चाहे तो उस पर कानून बना सकता है, और कानून बने भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार हम सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक समानता को व्यर्थ मानते हैं। जब स्वतंत्रता की बात आती थी तो वो यही कहते थे कि पहले जाति से तो स्वतंत्र हो जाएं, उसके बाद देश भी स्वतंत्र हो जाएगा। पर मतलब बेसिकली वो ये बहुत पहले कहते थे, जब स्वतंत्रता की बात होना स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे, तब बाद में उनका भी मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो आरक्षण नीति में भूमिका दूसरा है। और अनुच्छेद 15 4 ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की नींव रखी, जिससे अनुसूचित जाति व जनजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। और आज उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा अन्य पेशेवर संस्थानों में SC ST के लिए आरक्षित सीटें हैं। और सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम। अनुच्छेद 15 भारत के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर मिले और वे समाज की मुख्य धारा में आ सकें। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ST SC के वर्गों को संविधान के तहत न केवल शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण प्राप्त है, बल्कि संसद व विधान सभाओं में आरक्षित सीटों के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। उसके बाद व्यावहारिक चुनौतियाँ। यद्यपि अनुच्छेद 15 में एक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा है, फिर भी जमीनी स्तर पर भेदभाव, जातीय हिंसा और सामाजिक बहिष्करण की घटनाएं अब भी सामने आती हैं। इसके अलावा आरक्षण को लेकर सामाजिक राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न होते रहे हैं। और निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 भारत के संवैधानिक ढांचे में समानता और सामाजिक न्याय की रीढ़ है। अनुसूचित जनजाति और जनजातियों को सशक्त बनाने में इस अनुच्छेद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, और भविष्य में भी यह आवश्यक है कि इस अनुच्छेद के तहत दी गई सुरक्षा और अवसर समान रूप से सभी वंचित वर्गों तक पहुँचे, ताकि भारत एक समतामूलक समाज की ओर अग्रसर हो सके।
तो हमने सारे शॉर्ट टाइप आंसर्स कर लिए। ये 8 दिए हुए थे, सबके जवाब मैंने बता दिए। मुझे ये भी बताना है कि यहाँ पे MA थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है, पर अब ये पेपर फोर्थ सेमेस्टर में होता है कि स्टेट पॉलिटिक्स स्पेशल रेफरेंस टू यूपी, तो इसको थर्ड सेमेस्टर का ना समझें। और उसके बाद फिर ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 5 हैं। तो मैं एक अलग पार्ट बना देती हूँ जिसमें इन 5 के जवाब एक साथ दे देती हूँ। तो स्वतंत्र, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच।